बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स इन लार्ज। कुछ बच्चों की विश होती है कि कोई ऐसा सवाल हम डिस्कस करें। देखिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ आई कैप का जो पहला पेपर है, ये हर अटैम्प्ट में ये स्कीम जो आई है वो 2014 सितंबर से है। उस अटैम्प्ट से लेके लास्ट अटैम्प्ट तक जो है ये हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। कंपलसरी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस पे आपको एक ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन के अंदर दिया था। तो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको लेवल बता देता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं आपके सामने इसको सॉल्यूशन करूँगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये हो रही होगी सर ये सवाल तो हमारे पास नहीं है। तो सवाल जो है वो मैं आप अगर नीचे लिंक देखेंगे तो इस लिंक के अंदर जो है आपको इसका सवाल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल अगर आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर इसके बाद अगर इस लेक्चर को जो है वो आप देखेंगे उसको रेफर करते हुए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रीएम्बल बता दूं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दूं और फिर आपको इस वीडियो को कैसे ऑब्जर्व करना है ताकि आपके सवाल भी आप अंडरस्टैंड करें और थोड़ी सी आपकी अगर पहले से आपने पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टर्म का पेपर है, तो इसमें एक प्री रिक्विजिट ये अज्यूम की जा रही है कि आपको कुछ ना कुछ पहले से आता है। तो ये फर्स्ट टर्म है, मींस आपने बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है ये। और तो इसमें ये है बेसिक से मकसद ये कि ऑलमोस्ट टॉपिक आपका कंप्लीटेड है। अच्छा, ये मैं इसका लेवल अगर आपको कहूँ तो ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है। फिर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि एक सवाल अगर आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी, अगर आपको इससे कुछ वाकई ही जो है एडवांटेज हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, तो मैं उसको जो है देख के और एक और सवाल जो है वो डेवलप कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा नहीं इसमें टाइम लूँगा आपका, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सवाल के दौरान जो है मैं आपको बता दूंगा कि देखिए ये एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चन है। बिल्कुल आप ये समझें कि इसमें से काफ़ी सारे कंटेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिस्कस द एग्जाम टेक्निक, उसके ऊपर एक और वीडियो। तो ये इस सीरीज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बेसिक है, उसके बाद इंटरमीडिएट टू एडवांस होगा और फिर एक एडवांस होगा जो कि आई कैप का लेवल है, ठीक है ना। तो अगर ये 3 सवाल हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपको आप ये समझें कि 20 नंबर जो हैं वो आपको कैप्चर करने में बहुत आसानी होगी। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम। सवाल जो है इसका नाम है दराज इंटरप्राइजेस। अच्छा, व्हाट आई हैव डन कि मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो पहले से बना लिया है। तो आपसे भी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो मेरा अपना स्टूडेंट है उनको मैंने ये टेक्निक सिखाई हुई होती है कि आप क्या करें कि ये फॉर्मेट पहले से बना लिया करें। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में मैंने तकरीबन 10 लाइनों की स्पेस छोड़ी हुई होती है, इसी तरीके से अदर इनकम में तकरीबन 4 या 5 लाइनें, देन इसके बाद बाकी सारी जगह आप उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए छोड़ देंगे। बैलेंस शीट का इसी तरीके से कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, देन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो। टाइम कैसे सेव होगा, क्योंकि असल एग्जाम में जो है वो सवाल होने के साथ साथ टाइम सेव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक दफ़ा इसकी एडजस्टमेंट को अगर आप रन थ्रू कर लें और आपके जहन में होनी चाहिए कि एडजस्टमेंट किस किस आइटम के बारे में दी हुई है, तो मैं आपके सामने एडजस्टमेंट्स को रन थ्रू करता हूँ। 2 मिनट लगेंगे और ये 2 मिनट जो है वो आप रीडिंग टाइम में एग्जाम में लगा देंगे तो आपको ये चीज़ पहले से टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है। दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स है। फिर तीसरी एडजस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस की एक एडजस्टमेंट है। देन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये कट ऑफ की एडजस्टमेंट है। देन इसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है वो एक अदर इनकम है। फिर लोन की बहुत ही शानदार एडजस्टमेंट है, बहुत ही शानदार एडजस्टमेंट है। फिर इसके बाद एक और अदर इनकम की है। तो ये मतलब वही मैं दोबारा कहूँगा, ये बेसिक टू इंटरमीडिएट क्वेश्चन है। अच्छा, आप बड़े सरप्राइज में नॉर्मल स्टूडेंट्स करते क्या हैं? नॉर्मल स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले सेल्स को, फिर ट्रायल बैलेंस में ढूंढते हैं, फिर ये इस सीक्वेंस में चले होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में नहीं चलूँगा और अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा
ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से कर लेंगे तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। सिर्फ एक आइटम में आपको मसला आता है और वो है कैश। ठीक है, कैश को कहाँ प्लेस करें? तो लिक्विडिटी सीक्वेंस आपको सबको पता है, मैं बहुत ही बेसिक्स के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इसकी लिक्विडिटी सीक्वेंस के हिसाब से कैश जो है सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो मैं तकरीबन इसको 10वीं लाइन में अगर लिख दूं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, और या इसको 9th में लिख देता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला आइटम जो है वो कैश एंड बैंक है। अच्छा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैश एंड बैंक ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और एक चीज़ और अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो रुपीज 14,600 ये कैश एंड बैंक मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसी तरीके से अदर रिसीवेबल्स है। अदर रिसीवेबल्स देखें, यहाँ से आप ऊपर तकरीबन 4 या 5 लाइनें छोड़ के, मैं 4 लाइन छोड़ के तकरीबन 5वीं लाइन पे अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देता हूँ। अदर रिसीवेबल, अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये था अदर रिसीवेबल देने का जब मैं सवाल डेवलप कर रहा था कि मैं इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट रखूँगा। जब मैंने ये सवाल कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि अब ये बेसिक टू इंटरमीडिएट के सवाल में ये अब थोड़ा सा ये सवाल इतना हो गया है कि अब मैं मजीद, तो इसके लिए अदर रिसीवेबल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं रखी। इसी तरीके से ये प्री पेमेंट्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसकी भी कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं रखी। जो रखी है वो इंश्योरेंस की है, तो इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, तो इसको मैंने एज इट इज़ फिलहाल ले लिया। मैं आता हूँ इसकी इंश्योरेंस के ऊपर। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, इसको डेफिनेटली हमेशा से हम सेकंड लाइन में रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, अभी आपके जहन में एक आइटम होनी चाहिए थी कि इसकी एक एडजस्टमेंट है। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या है? यह है 94,800। अच्छा, अब अगर आप इसकी एडजस्टमेंट को पढ़ें तो इसकी एडजस्टमेंट नंबर जो है वो है आपके पास 4, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन। अब देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस के ना 2 अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, और आईकेप के पास अपने जो भी आंसर्स होते हैं वो एक आंसर नहीं होता जहां 2 अल्टरनेटिव, बल्कि एक एक चीज पॉइंट के 5-5, 6-6 आंसर्स होते हैं। तो जो भी लॉजिकल आंसर्स होंगे तो उसमें रिजिडिटी नहीं होती, एक ही। मैं इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल पे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूं। देखिए, अगर मैं इसकी वर्डिंग को देखूं तो इसकी वर्डिंग कहती क्या है, आप ये देखें। इसकी वर्डिंग कह रही है, अगर आप गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको मैंने रेप्लिकेट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा तो, और जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो एग्जामिनर ने इसका ट्रीटमेंट कुछ और लिया हुआ है, जो कि मतलब आई वाज नॉट कन्विंस। तो इसके लिए मैंने, लेकिन उसने अपने लिख दिया हुआ है कि दे आर टेकिंग अजम्पशन। अच्छा, अजम्पशन क्या है? गुड्स रिटर्न्ड। अब आप अगर वर्ड देखें तो रिटर्न्ड, इसका मतलब है माल तो फिजिकली, तो मैं अज्यूम ये करूंगा और अपनी अजम्पशन लिख भी देता हूं, ठीक है ना। अजम्पशन में ये लिखता हूं कि एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर जो है गुड्स, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 जो थी, गुड्स रिटर्न्ड इज फिजिकली अवेलेबल या फिजिकली इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक फिगर। अच्छा, उन्होंने क्या अज्यूम किया हुआ है कि फिजिकली माल नहीं आया और सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं किए, तो उन्होंने दोनों चीजें रिकॉर्ड की हैं, उसको फिजिकली स्टॉक में भी ले लिया और सेल्स रिटर्न की भी एंट्री की है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्ड देखें तो लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड ऑन 30 जून, तो इसका मतलब कि फिजिकली माल आ गया, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जो है सेल्स रिटर्न की वो कब भी है? वो 2 को भी है। तो क्योंकि माल आ गया तो इसका रिटर्न भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो डॉज दिया हुआ है। अब आपको देखना यह है कि अगर मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक की तो कर नहीं रहा क्योंकि मैंने अजम्पशन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इसकी वर्डिंग गौर से पढ़िएगा प्लीज। जो गलतियां होती हैं वो कभी कभी नॉलेज से के अलावा आपकी रीडिंग की होती है। अब रीडिंग करते हैं हम जरा गौर से, क्या लिखा हुआ है? दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये जो 2080 की जो अमाउंट दी हुई है वो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है?
अब आप दोबारा पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा, वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है कि ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब इसको मुझे ये जो परसेंटेज है, अब क्योंकि ये परसेंटेज दी हुई होगी तो जब तक आप उसको रिकॉर्ड ना कर लें तो आपको जी चैन नहीं आएगा, है ना। तो चैन जो है वो घर पे लीजिएगा, एग्जाम में जो है सवाल अटेंड कीजिए प्रॉपरली। अच्छा चलें, मैं फिर सेल्स रेवेन्यू की फिगर उठा लेता हूँ। अच्छा, और इसकी एंट्री क्या बनेगी सेल्स रिटर्न की? सिंपल, तो सेल्स की फिगर जो आपके पास दी हुई है क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो 497,800, इसमें से सेल्स रिटर्न जो है तो इसकी एंट्री बन रही है सेल्स रिटर्न डेबिट, तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ क्योंकि सेल्स रिटर्न अलग से नहीं दिया हुआ, 2080, और ये जो है अकाउंट रिसीवेबल में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2080। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो फाइनल फिगर आई है 92,720, 92,720। इसी तरीके से अगर आप सेल्स की नेट फिगर देखें तो 495,720, 495,720। चलिए, तो ये एक एडजस्टमेंट जो है हमारी कवर हो जाती है। इसी तरीके से चले हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इसका फायदा क्या हो रहा है, मुझे आइटम जो है वो ट्रायल बैलेंस में, इससे क्या होगा कि आपकी जिस तरीके से मैं अटेंड कर रहा हूं इससे आपकी सारी आइटम्स जो है वो सीक्वेंस में, तो मुझे पिक एंड चूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक बात। और हर एडजस्टमेंट का मैं डबल इंपैक्ट फॉरन ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इसलिए फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है दोनों का। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा अब आप ये देखें कि इस पर भी मैंने कोशिश की है, और असल में मैंने जितनी भी कोशिश की वो सारे एग्जामिनर कोशिश कर चुका है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको जगाने के लिए जो है वो कोशिश दोबारा की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री। अब आप डेट को गौर से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है मैंने, 30 जून। अब आप 30 जून को देख के जो है, हमारा साल जो है वो जुलाई से जून है, आप 30 जून को देख के फौरन जो है वो ट्रैप में आ जाएंगे, आप समझेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ये 30 जून पिछले साल का ही है, तो पिछले साल का जो 30 जून है उसको अगर मैं, तो इसका मतलब है कि ये अगर 30 जून 2020 होता तो क्लोजिंग स्टॉक होता, 30 जून 2019 है तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये एक छोटा सा एग्जामिनर ने तफरी की होगी आपके साथ, तो वो तफरी करे तो आप भी उसको तफरी का जवाब तफरी के साथ ही देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो एग्जाम में टेंशन में ना आइए आप, ठीक है। अच्छा, मैं फिर आपको क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम टेक्निक नहीं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी बातों में एग्जाम टेक्निक की भी बात करता रहूँगा। अच्छा, अब आ जाइए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सवाल के अंदर, जो कि एग्जामिनर पहले कम पूछता था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। आप ये समझें कि अगर पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर देखें तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये पॉइंट चेक किया गया है। नॉर्मली होता ये रहा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन जो है वो आपको बाद में करना होता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो अगर आप थर्ड लास्ट आइटम देखें तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 18,900। ठीक है, अब जब मैं देखता हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब मैं क्या करूँ, इसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसकी एडजस्टमेंट नंबर जो है 2 आप पढ़िए इस दौरान। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो अमाउंट है 215,500। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी ले लेता हूँ, और ये भी क्या है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ है 38,600। अच्छा, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 को गौर से पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये कहता है कि सर्टेन स्टॉक कॉस्टिंग ₹6 million was transferred on fixed assets to fixed assets on 1 November। मेरी बात बेटा सुन लो सब, फाइनल अकाउंट्स के अंदर डेट्स जब भी दी हुई हों, आप किसी भी टीचर को देख लीजिएगा, वो टीचर आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक वो आप उस डेट को अपने ईयर एंड के साथ मैच ना कर ले। तो आप देखें यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने कब वो लेके आया है। अच्छा, पहली बात दोबारा कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है और इसकी डेट क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा सर्टेन स्टॉक ₹600,000 या 6 million was transferred to fixed assets on 1st November 2019 but no entry is made for this in the books। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 की डबल एंट्री हम बना रहे हैं जी। सोचिए आप अपने दिमाग में क्या एंट्री होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है, फिक्स एसेट्स डेबिट और परचेजेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। फॉरन स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टॉक को नहीं बेटा, परचेजेस में आया था, परचेज में से ही क्रेडिट करें। कितना, 6,000। पहला तो हमने काम ये कर लिया। फॉरन में जाऊंगा, इसकी डबल एंट्री कंप्लीट करूंगा ताकि मेरी बैलेंस शीट आउट ना हो, ठीक है ना। क्या एंट्री की मैंने जी, एसेट्स को डेबिट किया और परचेजेस जो यहां पे होनी है फिगर, तो मैं इसको पिक कर लेता हूं, कोई हर्ज तो नहीं है। तो परचेजेस की फिगर है 341,700, उसमें से 6,000 माइनस कर दिया। चले, एडजस्टमेंट नंबर 2 का कुछ पोर्शन हो गया। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ है इस सवाल में, ठीक है। अब क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो आंसर इज नो। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि ये अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 की एक एंट्री बनी, एडजस्टमेंट नंबर 2 की दूसरी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड। क्या सारी एसेट्स के ऊपर, क्या सारे एसेट्स के ऊपर, द आंसर इज नो, सारे एसेट्स के ऊपर नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ है और आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। कितना है, किसके ऊपर चार्ज करना है, सिर्फ 6,000 के ऊपर। कितने परसेंट से चार्ज करना है, 15% से। चले, ये भी हो गया। फिर कितना चार्ज करना है तो ये अब मैंने आपसे कहा था डेट इज इंपॉर्टेंट। तो कितना चार्ज करना है, तो अगर आप नवंबर से लेके जून तक अगर आप देखें 20 तक, तो ये 8 महीने बनते हैं, नवंबर दिसंबर और 6 महीने और, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 12। तो जो इसकी अमाउंट आ रही है गालिबन वो इसकी होनी चाहिए अमाउंट 600। तो ये 600 की अमाउंट आ गई। चले, तीसरा पॉइंट जो पिछले अटेम्प्ट में पूछा और आजकल एग्जामिनर इसके ऊपर आया हुआ है, इसके लिए मैंने इस सवाल के अंदर असल में जो कंटेंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि अब एग्जामिनर पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा था, अब एग्जामिनर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये सवाल जो है मैं अपने टर्म एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी किसी भी किताब से नहीं उठाता। नॉर्मली जो बेस क्वेश्चन होता है मैं किस बेसिस पर बनाता हूँ, लेटेस्ट जो अटेम्प्ट में आए हुए होते हैं प्लस जो अब एग्जामिनर अपने दिमाग में इसको पका रहा है, ठीक है ना, तो उसको विजुअलाइज करके फिर हम उसको कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस उसके करीब तरीन हो जाए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा जरा गौर से। अब एग्जामिनर कर ये रहा है कि वो थोड़ा सा आपसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन चेक करता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमेशा से 3 हेड में क्लासिफाई हो जाते हैं, ठीक है। पहला हेड क्या है जो इसने दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस। पहला हेड दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस 29,400। दूसरा जो दिया हुआ है वो एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस वो है आपके पास 25,900 एंड फाइनेंशियल चार्जेस। जब ये दिया हुआ है तो फिर आप उसको इसी तरीके से, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या जितने भी एक्सपेंसेस उसको हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते थे। 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं चाह ये रहा हूं कि ये वीडियो इतनी बड़ी भी ना हो जाए कि आप उसको देखते देखते जो है वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको स्किप कर जाए। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, आपको ये क्लासिफिकेशन की नॉलेज होना जरूरी है कि विच एक्सपेंसेस आर टू बी क्लासिफाइड वेयर। तो मैं चलता हूँ फाइनेंशियल चार्जेस से। फाइनेंशियल चार्जेस जो है आर दोज चार्जेस विच आर रिलेटिंग टू बोरिंग।
तो बोरिंग से रिलेटेड क्या होता है, इंटरेस्ट या मार्कअप, फिर बैंक चार्जेस, फिर कोई बैंक के कोई कमीशन है तो बैंक के कमीशन वो इसमें शामिल हो जाएंगे। दैट्स इट, खत्म। कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती, उठा के बैड डेट्स को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। बैड डेट्स इसमें शामिल नहीं होगा। एक, फिर आप समझ लें सेलिंग एक्सपेंसेस को। सेलिंग एक्सपेंसेस वो होंगी जो माल को बेचने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूरी है। फॉर एग्जांपल सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बैड डेट्स के बारे में झगड़ा चलता है, आप चाहें तो सेलिंग एक्सपेंसेस में ले लें या एडमिन एक्सपेंस में ले, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना, या आप अदर चार्जेस में इसको एक चौथी कैटेगरी बना के भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैंने आपको दिया हुआ है कि सेलिंग डिपार्टमेंट का कोई एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिशिएट करना है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी खर्चा आप इस दोनों इसके अंदर नहीं आएगा वो सारा का सारा कहां चले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। बस, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेक करवाया स्टूडेंट को, फाइनेंशियल चार्जेस मैंने दिए नहीं, तो मैंने क्या दिया है, इंटरेस्ट, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये इसको फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब क्या है। तो इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे रखा 5400 और बैंक चार्जेस ये सिर्फ आप देखें मैंने इसकी डिटेल जो है ट्रायल बैलेंस में रखी है ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप इसको कैटेगराइज कर सकें। ये मुझसे आप अश्योरेंस ले लें कि एक या दो अटेम्प्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट दोबारा जो है जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ वो पूछेगा, क्योंकि अब वो जिस तरीके से सवाल का पैटर्न मैं देख रहा हूँ, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, तो वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी आई कैप के जो पेपर्स के। और फिर अगेन मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, हमारा टाइम जो है इसका आउट हो जाएगा। अच्छा आइए, तो हम कहाँ पे थे, तो ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है कि अब मैं थर्ड, इस एडजस्टमेंट नंबर 2 का थर्ड पोर्शन की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड पोर्शन क्या है, थर्ड पोर्शन ये कह रहा है कि इस डेप्रिसिएशन को आपने एलोकेट करना है। क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस में जो फिगर दी हुई थी वो थी 19,800 और प्लस 6,000 मैंने इसमें ऐड किया, तो ये 600, सॉरी ये मैंने इसमें 600 ऐड किया जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो 600 जो है इस पर मैंने ऐड कर दिया, तो ये होगी मेरे पास टोटल फिगर 20,400। अच्छा 20,400 को जो है इसकी एलोकेशन करना है एडमिन में। देखिए अगर तो आप कैलकुलेटर पे लेके या उसकी ब्रैकेट में दिखाना चाहें तो, लेकिन क्योंकि वो हमने इसको अलग से शो नहीं किया, तो 20,400 का 60% अगर आप निकालें तो ये अमाउंट आ रहा है 12,240। इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस का के अंदर जो आपको चार्ज करना है वो 20,400 जो हमारा डेप्रिसिएशन है टोटल, उसका 40% उसमें चार्ज करना है, ठीक है, ₹8160। अब अगर देखिए बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसको ऑब्जर्व ना किया हुआ हो तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इसके अंदर कोई मैंने डिफिकल्टी लेवल नहीं रखी, लेकिन एटलीस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो गलती नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और दूसरा आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे। चलें हम फिर इसकी अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पे जाके। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में मैंने कितना चार्ज किया, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में जो मैंने चार्ज किया वो 8,160। एडमिन एक्सपेंसेस में कितना चार्ज किया, तो इसकी अमाउंट आई है 12,240। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, एक कुछ मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए जो है इसको बंद कर दीजिए, मतलब इसको जो है पॉज कीजिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 को पढ़ लें और देखें कि क्या इसके सारे कंटेंट समझ में आ गए, क्योंकि सवाल नहीं अटेम्प्ट करना, आपको कंटेंट समझने हैं। तो 3 कंटेंट्स मैंने रखे थे, एक इसके अंदर एडजस्टमेंट रखी थी, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ है, और तीसरा इसकी एलोकेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल बनाया हुआ तो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया हुआ है, तो आपको मैं, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस सवाल को बनाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी समझा रहा हूँ ताकि आपको इसकी लर्निंग जो है वो पूरी हो सके, ठीक है ना। चलें डन, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी जो है वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया।
अच्छा, यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स की दुनिया जो है वो इतनी बड़ी हो गई है अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको मैच नहीं कर सकते हम। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए हैं, एडमिन एक्सपेंसेस लिख दिए हैं, डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया है, और इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस को भी मैंने अकाउंट फॉर कर लिए। तो मेरी डेबिट साइड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तरफ रुख करूँ तो एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले मेरे पास एडजस्टमेंट जो दी हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक की है। ठीक है, आई होप कि आपको एनआरवी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री के ऊपर लाजमी एग्जामिनर एक सवाल, एक पॉइंट ज़रूर रखता है, एक इन्वेंट्री के ऊपर, एक डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो ये मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नंबर 1 रखी है। करना क्या है हमने, हम इसकी एनआरवी चेक कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनआरवी। अच्छा, अब चूंकि ये एडजस्टमेंट दी हुई होती है तो हमें दिमाग में ये होता है कि कहीं ना कहीं तो इसका अफेक्ट आएगा। क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹61,500, दिस इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,400,000। अच्छा, IS2 आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है तो इसकी जो कॉस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सारी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, तो सारे स्टॉक नहीं है, कितने की बात हो रही है, 2,400,000 रुपीज इन थाउजेंड से। अच्छा, इसकी कॉस्ट इतनी है। अब इसकी हम एनआरवी डिटरमाइन करते हैं, एनआरवी डिटरमाइन करना है। तो व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब ये इसके एक एक वर्ड IAS के ऐसे होते हैं कि वो 90 तुले होते हैं। अब मैं अगेन, क्योंकि IS2 तो समझा नहीं रहा आपको, तो अब जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर एग्जामिनर चाहे तो 5 या 6 नंबर का इस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के ऊपर सवाल भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, मतलब इतनी जो है ना डेप्थनेस होती है एक एक पॉइंट के अंदर। तो बहरहाल 2,400, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? तो फिर अगेन मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन। ठीक है ना, मार्जिन तो आपको पता है ना, मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, आई होप कि आप इसको एग्री कर रहे हैं, इज इक्वल टू सेल्स। यहां पर मार्जिन का मतलब यह है कि आपकी सेल्स 100 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है इसके ऊपर 25% है, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 75%। ठीक है, अच्छा, तो therefore सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 2,400। ये कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट से डिवाइड करें 75 से और मल्टीप्लाई करें आप इसको 100 से, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई 3,200। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। क्या ये माल सही है? नहीं, ये डिफेक्टिव है, डैमेज है। इसको नॉर्मल बनाने के लिए आपको इसके ऊपर 8 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो हम फ्यूचर में इसको बेचेंगे 3,200 में, लेस नेसेसरी कॉस्ट जो इसके ऊपर लगेगी वो है 8 लाख, जिसको हम राउंड ऑफ करके ही ले रहे हैं। तो एनआरवी कितनी बनी? अच्छा, अब आप ये देखें कि कॉस्ट, सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है लेकिन एनआरवी और कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर है। अब इत्तेफाक से होता यह है कि अगर ये एडजस्टमेंट दी हुई होती है तो स्टूडेंट का बड़ा दिल चाहता है कहीं ना कहीं इसको जरूर एडजस्ट करें। अच्छा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूं 1 मिनट के लिए। इसमें तो क्या हो गया कि कॉस्ट और एनआरवी दोनों बराबर है, कॉस्ट और एनआरवी दोनों आपकी सेम है, इसलिए जो है आपका ये इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एडजस्टमेंट कब बनती या इसका इफेक्ट कहाँ लेते, 1 मिनट के लिए अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि इसकी एनआरवी जो है वो 2,100 आ गई और इसकी कॉस्ट जो है अगर 2,400 थी, ठीक है ना, अब आपको क्या करना पड़ता, 300 से जो है इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करते। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वेंट्री की वैल्यू है
और जो अमाउंट आपके पास उसमें दी हुई है, जो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो बैलेंस शीट में लाएंगे, तो दोनों जगह पे 300 माइनस कर देंगे, तो इसका 300 का इफेक्ट जो है वो दोनों जगह पे आपका चले जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये मैंने आपको टॉप अप दिया हुआ है, इस सवाल में नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे ले लिया ₹61,500, क्योंकि एनआरवी और कॉस्ट बराबर आ गई। तो और यहाँ पे एक आध लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ₹61,500। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट फॉर्म ले लेता हूँ, ताकि आप कोई भी आइटम छोटे नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, 2 हो गई। अब क्योंकि हमने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करना है, तो मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 उठा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कहता है, तो अगेन छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये एडजस्टमेंट खुद पढ़ें और अपने दिमाग में इसका आंसर लेके आइए। ये आपकी लर्निंग होगी। आप डायरेक्टली देख लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग कैसे होगी कि आप अपने कैलकुलेटर पे इसको बना के अपने जहन में फिगर्स लेके आए और फिर मुझसे मैच कर लें। आइए, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,600 वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2020। अगेन अपने इसको ईयर एंड से मैच करें तो 6 महीने पहले उसने पे किया हुआ है पूरे साल के लिए। ठीक है ना, एंड डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस। चलें तो फिर हम चलते हैं कहाँ, एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ। ये एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है। फिर क्या कहता है वो, 6 महीने। अच्छा, इसमें से वो कह रहा है कि द पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स, मीन्स 3,600, उसके अंदर शामिल क्या है, ओनर की अमाउंट शामिल है। ये एग्जामिनर 4 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, ये एग्जामिनर 4 दफ़ा 2015 में पहली दफ़ा उसने पूछा था, उसके बाद ये 4 दफ़ा ये एडजस्टमेंट पूछ चुका है। 4 दफ़ा ये एडजस्टमेंट पूछ चुका है। थोड़ी सी वेरिएशन, मतलब 19-20 है ना। तो ओनर की जो अमाउंट है 1,200 रुपये, उसको मैं माइनस कर दूं इसमें से। अच्छा, स्टूडेंट से गलती क्या होती है, यहाँ से तो माइनस कर दिया और उसका सेकंड इम्पैक्ट यार बाद में ले लेंगे, तो बात जो है वो अटेम्प्ट के बाद आती है फिर। ठीक है ना, तो इतना ना करें। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कैपिटल की फिगर। ड्राइंग्स इत्तेफाक से इस सवाल में नहीं दी हुई है, तो मैं ड्राइंग्स की फिगर जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। 1,200 रुपये ये ड्राइंग्स की है। 1,200 ही ना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि 3,600 में से 1,200 जो है वो कहाँ चली गई, ड्राइंग्स में। ठीक है ना, तो बाकी कितनी बच गई, 2,400। अब मैं 2,400 की वर्किंग दिखाना चाहूँ और टाइम भी सेव करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं बल्कि थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी। अगर यहाँ पे सिर्फ होता तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2,400 में से 6 महीने का जो है वो एडवांस है, तो 1,200 जो है वो प्रीपेड है। तो इसकी एंट्री हो गई प्रीपेड डेबिट एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट। अच्छा, अब इस सवाल में बहुत अच्छी चीज़ क्या की गई है कि बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि ये उस प्रीपेमेंट में शामिल नहीं है, इस एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये जो अमाउंट उसमें है या इसमें है। बिल्कुल क्लियर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से 1,200 रुपये एडमिन एक्सपेंसेस से माइनस हो गए 1,200, और ये मैंने थोड़ी सी एडमिन की जगह पे फाइनेंशियल में लिख दिया था, तो इसको भी मैं अपनी जगह पे लेके आ जाता हूँ 1,200 रुपये। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 7 जो है वो है रिलेटिंग टू अदर इनकम। तो मेरे तकरीबन एक्सपेंसेस की जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैं चलता हूँ क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आइटम दिया हुआ है आपके पास कैपिटल। तो कैपिटल को हम ₹174,750 174,750 ये आ गया आपके पास। अच्छा, फिर इसके बाद मेरी बात सुन लो बेटा,
ये गज़ब, ठीक है ना, आप ये समझें कि एक ठीक ठाक किस्म की असल में होता ही है कि एग्जामिनर थोड़े 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 लेवल तक गया। अच्छा, अब मुझसे नाराज़ हो जाएगा कोई कि सर ये क्या आपने कर दिया। इसमें इशू ये है कि एग्जामिनर जिस लेवल पे इस एडजस्टमेंट को पूछ चुका है, आप लोगों ने जितने अटेम्प्ट कर लोगे, आप लोग इसको पर एम्फेसाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ उसने पूछी है जो कि इस लेवल पे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा इस लेवल पे, क्योंकि स्टूडेंट की एडजस्टमेंट होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्योंकि इसने पूछ लिया है तो आपका ये लेवल सेट हो गया, ठीक है ना। तो एक आध दो पॉइंट एग्जामिनर को भी थोड़ा सा हक दें कि वो भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई पॉइंट को ऐड करते। तो ये वाला पॉइंट है, बहुत ही शानदार है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप पॉज कीजिएगा। तो आप देखिएगा तकरीबन 95% बच्चों की कैलकुलेशन गलत होगी अगर आप रुकेंगे तो, ठीक है ना। फिर उसको दोबारा आगे बढ़ाइएगा तो फिर आपको लर्निंग होगी, वरना आपने डायरेक्टली देख लिया तो आपको याद भी नहीं रहेगा। जैसे आपने इससे पहले क्लासेस में किया होगा, आपने कर लिया होगा। आपको एम्फेसाइज करना ज़रूरी है इस एडजस्टमेंट को। ये एडजस्टमेंट इस दफ़ा या अगली दफ़ा ये मुझसे आप गारंटी ले लें कि एग्जामिनर ने ज़रूर पूछनी है, इसी हवाले से या किसी और हवाले से, करीब करीब वो ऐसे ही होगा। आइए, बहुत ही ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे आपको बात की है। अच्छा, ये मैंने डेफिनेटली एग्जामिनर के उस क्वेश्चंस से में से पिक करके लेटेस्ट में से इसको अपने सवाल का पार्ट बनाया था। क्या लिखा हुआ है? 12% बैंक लोन। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि आपको इतना तो पता है, क्योंकि जब आप ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको करंट मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, एक तो होता है क्लास क्वेश्चंस, तो जिसमें हर चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा। ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, मैं समझा तो फिर भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं करंट मैच्योरिटी को जो है समझाने जाऊँगा, फिर हर चीज़ को समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो जो है वो 2.5 घंटे की बन जाएगी। फिर आपका जो इंटरेस्ट लेवल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रन थ्रू करते हुए, अब नहीं है तो आप उसको पीछे अपने लेक्चर्स में जाइए, उसको सीखें और उसको टाइप ज़रूर करें। जब रन थ्रू में ये कर रहा हूँ कि देखिए, ये तो आपको पता है ना, और एग्जामिनर का हक भी ये चीज़ आपसे टेस्ट करवाए कि लायबिलिटीज़ जो है ना, आपको पता है कि 2 किस्म की होती है, एक करंट और एक नॉन करंट। अगर मैं 30 जून 2020 में खड़ा हुआ हूँ तो एनी लायबिलिटी विच इज पेएबल इन नेक्स्ट ईयर 2021 30 जून, इस दौरान जो भी लायबिलिटी पे की जाएगी उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी इससे आगे जो पे की जाएगी उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। अच्छा, आज मेरे पास जो अगर लोन देखें तो वो पड़ा हुआ है 60,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा तवज्जो के साथ है। अगर कोई अमाउंट अगले साल इसमें से पे होने वाली है, करंट लायबिलिटी हो चुकी नहीं होती, होने वाली है अगले साल, उसको मैं कहूँगा करंट लायबिलिटी। इसका नाम जो है हमने टेक्निकली रखा हुआ होता है करंट मैच्योरिटी। क्या रखा होता है? करंट मैच्योरिटी, ठीक है। और जो इससे अगले साल में पे की जाएगी तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। तो अब देखना यह है, और एग्जामिनर इसके ऊपर बहुत दफ़ा अब सवालात पूछ चुका है, इसके लिए मैंने ये इसके अंदर इंक्लूड किया है। अच्छा, कितनी है आज मेरे पास करंट लायबिलिटी? 60,000। अब आइए एडजस्टमेंट नंबर, जहाँ मैं पॉज करवाऊँ आप पॉज कीजिएगा बाद में। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आते हैं। 12% लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन, ओहो ऐसी ज़बरदस्त डेट है, ऐसी ज़बरदस्त डेट है। हमारा साल जो है हमारा साल जो है वो 2019 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये इससे भी पहले लोन लिया गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लोन लिया गया है। तो 2019 अप्रैल में लिया गया था, और कहता है रीपेएबल इन 10 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ईयरली इंस्टॉलमेंट कब शुरू हुई है ये इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट, ये यहाँ पे हो गई है एक इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसकी करंट मैच्योरिटी निकालनी है। आज अमाउंट जो है वो कितनी दी हुई है? 60,000।
और यहां पे लिखा क्या है जरा पढ़ लेते हैं दोबारा। द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ठीक है ना, बस यहां पे बात खत्म हो गई। अब पॉज करते हैं हम और मुझे बताइए कि करंट मैच्योरिटी कितनी है। ठीक है जी, अब आपने देख लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया। हालांकि मैंने इसका जवाब ऑलरेडी अपने लेक्चर में दे दिया है, अगर किसी ने पिक किया हो तो। मैंने क्या कहा कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स इस स्टेज पे जब हमने लोन लिया था तो कितनी थी, 10। एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो मुझे बताइए कि अब जो इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग रह गई है वो 10 है या 9 है, 9। तो इसका मतलब है कि अब ये जो 60,000 जो है वो 10 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है या 9 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 9। ये पॉइंट जो है वो इस स्टेज पे पूछना थोड़ा सा, मतलब मैं इतने कहूँगा कि आउट ऑफ वो है, थोड़ा सा डिमांडिंग है। ठीक है, तो अब आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि 60,000 डिवाइड बाय 10, 60,000 डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, दोबारा सुन लें। क्योंकि जब हमने लोन लिया था तो वो कह रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट पे करना है, उसमें से 1 अप्रैल जो हमारे साल के बीच में एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो अब ये इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं 9 इंस्टॉलमेंट्स। अब फिर स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट क्या करता है, उसको जवाब तो अपना जो किया है उसको तो जस्टिफाई करना है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 9 इंस्टॉलमेंट्स है जो 60,000 या ये 10 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि अगर आपसे मैं लोन लूं और आप पे कर दो एक इंस्टॉलमेंट को, तो क्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मैं वही रखूंगा या उसमें से माइनस करके फिर आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है वो एक इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद है, तो डेफिनेटली माइनस होने के बाद है ये। ठीक है, तो अब देयरफॉर करंट मैच्योरिटी कितनी बनी इसकी, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना, कितना करना है, डिवाइडेड बाय, अगर आप 9 करेंगे तो इसकी करंट मैच्योरिटी जो है वो गालिबन अगर आप देखें तो बन रही होगी 6,667। कुछ की फिगर्स मैंने इसलिए कैलकुलेट करके रखी हैं ताकि मेरा रिकॉर्डिंग टाइम जो है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कम हो। आइए करंट मैच्योरिटी को शो कैसे करना है। ठीक है, करंट मैच्योरिटी को शो कैसे करना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट एंड नॉन करंट। तो जो अमाउंट अगले साल पे होगी वो डेफिनेटली नॉन करंट नहीं हुई, तो 6,667 इसमें से माइनस किया तो आपके पास बच गया 53,333। ये कहां चले गया, करंट लायबिलिटीज में। तो इसको मैं किस नाम से शो करूंगा, करंट मैच्योरिटी। ये अगर आप पास पेपर्स को देखें और लेटेस्ट पेपर्स को देखें तो एग्जामिनर ने इसको एटलीस्ट 4 दफा पूछ लिया है। ठीक है, और ये तकरीबन लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर इसने ये पॉइंट पूछा था। तो ये इस सवाल का आप समझें कि वन ऑफ द बेंचमार्क है। तो इसके अंदर 2 चीजें थी, एक तो ये बात हो गई, इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको भी समझ ले। ठीक है ना, जरा सा तो एक पॉइंट तो एग्जामिनर का भी हक होता है कि वो पूछेगा। इसमें से मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग एज पर माई विश। ये आपके एग्जामिनर की जितनी भी चीज़ें हैं उसी को मैंने गैदर करके आप लोगों से ये चीज़ें पूछी हैं। ठीक है ना, तो आप समझे कि बिल्कुल आप एग्जाम में बैठ के ये सवाल को कर रहे हैं और ये उसका रेप्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहा है इंटरेस्ट के बारे में, वो कह रहा है डेट्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपसे कहा डेट्स आर इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है वो कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, चले मैं यहाँ थोड़ा सा इसकी एक दफ़ा और स्केल बना लेता हूँ, जुलाई से जून 2020, 2019, 2020। ठीक है, एक तो कह रहा है कि अक्टूबर को अक्टूबर आया होगा, डेफिनेटली इंटरेस्ट पे हो चुका होगा। फिर अप्रैल आया होगा, जब तक कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में पे हो चुका होगा, अप्रैल में पे हो चुका होगा। ठीक है ना, और अब कब पे होगा, नेक्स्ट अक्टूबर में। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अप्रैल की कौन सी तारीख को पे हो रहा है, अप्रैल 1 को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का, जी बेटा बताइए, 3 महीने का क्या है, एक्रूअल है।
अच्छा, एक तो हम ये नहीं समझ पाते कि जो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये क्या ये अमाउंट है? नहीं। क्या 12% पर एनम है या पर मंथ है? ऑब्वियसली पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना हमने निकाला? 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट आ रही है वो देखिए कितनी आ रही है। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट आनी चाहिए वो है गालिबन 1800। चेक कर लो बेटा, क्यों मैं चेक करने जाऊंगा तो टाइम आउट हो जाएगा आपका। 1800 रुपये जो है एडजस्टमेंट किसकी करनी है? एक्रूअल की। एक्रूअल का मतलब क्या है? एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं ले लेता हूँ सवाल में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? क्विकली कहाँ जाएगा? क्या एडमिन के अंदर या फाइनेंशियल के अंदर या सेलिंग के अंदर? जी बिल्कुल ठीक है, ये जाएगा सेलिंग के अंदर, इसके अंदर फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर। सॉरी, ये है आपकी अमाउंट 1800 रुपये। आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है, अब 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे अपने इसको पॉज करें। लेकिन सवाल नहीं करना, सवाल समझना है। ये जो एफर्ट्स की गई है वो आपको सवाल अटेम्प्ट करवाने के लिए नहीं है, ये सवाल आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई हो तो एटलीस्ट मेरे लिए कुछ थोड़ी सी दुआ कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वो दुआ मेरे लिए सिर्फ इतनी सी कर लीजिएगा कि अल्लाह तबानी साहब से राज़ी हो जाए, बस, ठीक है, और हम सबसे राज़ी हो जाए। तो एक तो चीज़ ये हो गई। फिर इसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें, हम थे वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में हमने कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट की बात हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर ट्रेड पेएबल, फ़ौरन जाइए बैलेंस शीट पे, फटाफट अब सवाल को रैप अप करें। तो ट्रेड पेएबल देखिए, इसमें एडजस्टमेंट तो अभी और बहुत सारी, मैंने अभी सवाल के शुरू में कहा था कि ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस तक के सवाल डिफरेंट होंगे। आखिरी 2 एडजस्टमेंट आपकी रहती है वो रिलेटिंग टू अदर इनकम, ठीक है। ये भी अदर इनकम की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो मैंने पेपर्स में से ही जो है उस डेफिनेटली सेम मैं कभी भी नहीं देता, थोड़ा सा इसके अंदर प्लस माइनस ज़रूर होता है। तो 2850, आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नंबर 5 को अगर आप देखें, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं रखी मैंने, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹750, एन पढ़िएगा ज़रा गौर से, एन अमाउंट ऑफ ₹750 रिसीवेबल इन अगस्त। देखो, मैंने आज आपको सवाल को करने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2020 जून को ये ख़त्म हो रहा है। वो कहता है कि अमाउंट रिसीवेबल इन अगस्त 1, ठीक है ना, अगस्त 1 को ये अमाउंट मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास बीच का महीना आता है जुलाई का, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? अगस्त 1 को मिलेगी ऑन कंप्लीशन ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट फॉर 6 मंथ। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको मिल रही है 6 महीने के लिए, तो 1 महीने की यहाँ पे जो सर्विसेज हम देंगे अगले साल, और 5 महीने की जो है वो हम ऑलरेडी 30 जून को सर्विस दे चुके हैं। और ये अमाउंट मिलेगी कब आपको? ये अमाउंट आपको मिलेगी अगस्त में। तो इसका मतलब है, और इसमें मैंने क्लियर कर दिया, हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। तो इसका मतलब है कि ये 5 महीने की इनकम रिसीवेबल है, ये एक्रूअल है। क्या है? एक्रूअल, ठीक है। कितने महीने की एक्रूअल है? 7500 या 750, सॉरी, ये कितने महीने की है? 6 महीने की। वर्डिंग को गौर से पढ़िए, 12 महीने की नहीं है, ये 6 महीने की है। एक्रूअल कितने की करनी है हमने? 5 महीने की। तो अगर मैं इसकी एक्रूअल करता हूँ 750 की,
तो गालिबन इसकी अमाउंट आ रही होनी चाहिए, पता नहीं मैंने की है या नहीं, एक्रूअल की कर लेते हैं। एक्रूअल की जो अमाउंट है, हाँ ये है, बस मेरा कैलकुलेटर भी जो ना चले, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्रूअल की अमाउंट जो है, ये एक्रूअल की अमाउंट रिसीवेबल 750 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ साथ ही साथ, हाँ यहाँ गुंजाइश है मेरे पास। क्या मैं चाह रहा हूँ, अदर इनकम रिसीवेबल, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। 750 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी जो अमाउंट आई है वो है 625। 625 रिसीवेबल है, तो इसकी एंट्री क्या बनी, चलो मैं एंट्री भी आपके बच्चों के लिए बना देता हूँ। 625 एक्रूअल ऑफ इनकम की एंट्री बेटा आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। रिसीवेबल डेबिट जो भी इनकम होगी, और इनकम क्रेडिट, ठीक है। हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होना ज़रूरी है। तो रिसीवेबल मैंने वहाँ पे ले लिया, और अदर इनकम के अंदर इसको मैं ऐड कर दूँ एक्रूअल ऑफ इनकम को, प्लस 625, डन हो गया ये एडजस्टमेंट नंबर। फिर अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पॉज करें, एडजस्टमेंट को पढ़ लें। ये ऐसी एडजस्टमेंट है जो 100% स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं आनी चाहिए, एक आध दो मिस्टेक्स को मसला नहीं होता, उसकी वजह से बच्चा फेल नहीं होता। ये मिस्टेक अगर आपने, जो कि आपको सबको सही आनी चाहिए, अगर आपने सबने सही कर लिया तो फेल कोई भी नहीं होता। तो इस किस्म की मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। तो एक दफ़ा पॉज करें, देख लें, और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट हमारी है एडजस्टमेंट नंबर 7। अदर इनकम इंक्लूड्स ₹900,000 कलेक्टेड ऑन फर्स्ट। अच्छा चलें, इसको भी ज़रा सा समझने के लिए डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब कहेंगे सर आपने तो ये रट्टा लगाया हुआ, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो बेटा आपके दिमाग में ये घुसाना ज़रूरी है, ठीक है जी। क्या कहता है वो, अदर इनकम इंक्लूड्स ₹900,000 कलेक्टेड। कब कलेक्ट हुआ है, 1 अप्रैल। यहाँ कलेक्ट हो चुका है, वो कलेक्ट बाद में होना था। यहाँ एडवांस ऑफ इनकम को हम कहते हैं अनअर्न्ड। तो इसका मतलब ये किस चीज़ की एडजस्टमेंट है। एडवांस ऑफ एक्सपेंस को हम कहते हैं प्रीपेड, एडवांस ऑफ इनकम को हम कहते हैं अनअर्न्ड, ठीक है। तो एडवांस ऑफ इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। आपको एडवांस में ये पैसा मिल गया है। कितना मिल गया है जनाब, 900। कब तक के लिए मिल गया है, डेट को पढ़ें। तो लिखा यह है कि कलेक्टेड 1 अप्रैल को हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज एग्रीमेंट फॉर 6 मंथ, 12 महीने के लिए नहीं, 6 मंथ के लिए। कब तक मिला है ये, सितंबर 30 तक के लिए, ठीक है। तो अप्रैल को मिला और सितंबर तक के लिए। तो इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का क्या है, एडवांस है, अनअर्न्ड, साल के आखिरी में बचा हुआ है। तो 900 में से अगर 3 महीने का निकालें तो 450 बनता है। और अनअर्न्ड की, अच्छा वो कह रहा है कि इनकम के अंदर शामिल है, तो इनकम को कम करना है, तो इनकम डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹450, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अनअर्न्ड को 450 को माइनस कर दूँ, और इनकम को यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम ₹450। अच्छा, एक चीज़ शायद हमारी रह गई थी, वो था हमारा एक्रूड इंटरेस्ट पेएबल, जो हमने रेफ़र कर देता हूँ। देखिए ये होती है मसला सारा। ये 1800 रुपये जो है, हमने इसकी एंट्री की थी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ये यहाँ पे रिकॉर्ड होना भूल गया है। चलें, ये हमारी सारी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है।
एक दफ़ा अगर आप चाहें तो दोबारा रन थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो गई हैं, सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस वाइज मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब सिर्फ आपको इसकी टोटलिंग करनी है। तो अगर मैं बहुत जल्दी से आपको टोटल करके और इस क्वेश्चन को रैप अप कर लें, तो आपके पास परचेजेस जो है वो गालिबन 335 200 या नहीं 335 700, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल जो आ गया वो 394 500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आना चाहिए 333,000। चेक कर लो बेटा, 333,000। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 162,720। अच्छा, अदर इनकम का नेट टोटल जो है वो है गालिबन 3025। इसको इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये अमाउंट आ जाना चाहिए 165 745। अच्छा, एक्सपेंसेस को हम क्लोज करते चले जाएं। अच्छा चलो, मैं यहीं पे इनर कॉलम में ले लेता हूँ। तो या इसका जो टोटल है सेलिंग एक्सपेंसेस का, तो सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल है 37,560। एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल है गालिबन ये मुझे यहाँ से करना था -1200। ये वाली एडजस्टमेंट थी जो इंश्योरेंस की थी, एक प्रीपेड था और एक ड्राइंग था 1200। ठीक है ना, ये वाली वो मैंने गलती से जो है वहाँ पे ले लिया था। ये एडमिन एक्सपेंसेस में से, क्योंकि इंश्योरेंस जो वो उसमें शामिल था। तो एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल जो है वो मेरे पास आ गया ₹27,124। फाइनेंशियल चार्जेस का जो टोटल आ गया 7,900। तो बेटा आपको समझ में आ गई ये बात कि जितने भी एक्सपेंसेस है इस क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। ये इंपॉर्टेंट बात है आजकल के सवालात में। तो ऑनवर्ड जो एग्जामिनर ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट चेक कर सकता है। ठीक है, तो 81,200। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको कुछ क्लियर हो गए। मैं अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो मैं आपको रैप अप करके जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस जो है एक दफ़ा रन थ्रू कर लूँ, ताकि आपको पता चले कि अल्टीमेटली आपने रिटेन अपने दिमाग में क्या करना है, या रिटेन से मतलब क्या टेक अवे ऑफ दिस क्वेश्चन बनता है आपका। नेट प्रॉफिट ये आ गया। नेट प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली आपका चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट चले जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट ₹84,545। फाइनल कैपिटल की फिगर आ गई आपके पास 2258,095। मेरे ख्याल से फाइनली जो है बैलेंस शीट का टोटल हो जाना चाहिए। अगर कोई कैटेगराइज करके इसको बॉक्स बना के इसका टोटल करना चाहे, इसका बॉक्स बना के इसका टोटल करने जाना चाहे तो अच्छी बात कहलाएगी। ठीक है ना, और अगर नहीं किया तो कोई बहुत तूफान नहीं आ जाएगा, वरना इसको इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसका टोटल आ गया आपके पास 362,545 और इसका भी टोटल गालिबन जो है चलें। तो ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर एक आध मिनट जो है मैं ले लूँ आपसे, तो
तो उसमें अगर मैं आपको रैपअप कर दूं कि क्या टेक अवे था, एक तो एनआरवी की एडजस्टमेंट थी नंबर 1 के अंदर, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे जाके जो है वो मैं कोई ऐसी एडजस्टमेंट दूंगा कि जो कट ऑफ की जिसमें इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट होगी वो शायद मैं उसमें इंक्लूड कर दूं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स इसमें शामिल मैंने नहीं किया है क्योंकि ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है, और इसमें मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद यस एक्रूअल प्रीपेमेंट इस बेसिक टू इसके अंदर आ जाना चाहिए, वो मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर रख दिया है। ये वो एडजस्टमेंट रखी जो एग्जामिनर ने 4 दफ़ा से ज़्यादा पूछ लिया है। फिर इसके बाद एक आध छोटी सी कट ऑफ की एडजस्टमेंट मैंने रखी है जो कि सेल्स रिटर्न की हमने कर ली थी, और अजम्पशन मैंने आपको मेंशन कर दिया है। जिस सवाल में एग्जामिनर ने ये चीज़ पूछी थी उसने अजम्पशन ये ली थी कि वो स्टॉक में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने क्यों उसको बजट हूँ इस पर, क्योंकि इसमें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई अजम्पशन वो लेके कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बात क्लियर है जब भी वो अजम्पशन ले रहा है, तो एग्जामिनर दोनों अल्टरनेटिव को सही करेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत अजम्पशन लेके जो एग्जामिनर को कन्विंस करें कि ये सही है। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रखी है एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर, करंट मैच्योरिटी सिखाया है। करंट मैच्योरिटी के साथ साथ जो है मैंने आपको और क्या सिखाया ये ज़रा समझ लें। करंट मैच्योरिटी के साथ साथ जो मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है वो है करंट मैच्योरिटी के साथ उसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट ये था कि एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे हुई है, एक सवाल के अलावा कभी भी ऐसा नहीं दिया हुआ। तो ऐसा नहीं होगा आप हर सवाल में जो है वो उसको देखें। नॉर्मली जो इस लेवल पे जो सवाल दिया हुआ होता है उसमें आपको 10 साल दिया होता है और एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई होती, तो 10 से ही डिवाइड होता है। सिर्फ एक सवाल के अंदर बेसिकली ये थोड़ा सा लेवल चले जाता है FAR 1 की तरफ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने पूछा है IA के अंदर तो ये सिलेबस से बाहर हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपका लेवल जो है ना आस्ते आस्ते बढ़ेगा, एकदम से कैलकुलेशन उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। आप देखिएगा बच्चों कि IA में जो आपका एक्यूमेन है और जब आप जैसे FAR 1 में जाओगे तो आप देखिएगा आप ज़रा डिफरेंटली सोच रहे होगे। फिर जैसे आप नेक्स्ट FAR 2 में जाओगे और कॉस्टिंग में जाओगे तो ये हम नहीं आपको कन्विंस कर रहे होंगे, आपका दिमाग ही जो है ना खुद ब खुद जो है, तो ये सब प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा सा ये, और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट की, और 2 एडजस्टमेंट्स मैंने रखी हैं इनकम की, एक एक्रूअल की और एक अर्नड की। आई होप कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप दुआ करें कि मैं अगला सवाल अगर सेंटअप का बनाता हूँ जो कि हमारे यहाँ बहुत करीब होने वाला है, तो या तो मैं उससे पहले एक सवाल बना के आपके साथ शेयर करूँ, या फिर जो सेंटअप का सवाल होगा हमारा फाइनल अकाउंट्स का उसकी इसी तरीके से एक और वीडियो बना दूँ, तो आई होप कि आपको फ़ायदा होगा। अब सब्जेक्ट टू कि मैं वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि टाइम स्पेयर करके जो है वो आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना सकूँ। फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकल्लाह फॉर स्पेयरिंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम।